दोस्तों नमस्कार, आप सभी का YouTube चैनल चर्चा का विषय में स्वागत है। मैंने आपको कल ही बताया था कि आज बात करेंगे हम ऑपरेशन नसरुल्लाह पार्ट 2 के बारे में। कल हमने और बातें करी थी, लेकिन आज बात करेंगे कि हसन नसरुल्लाह जो 2006 के बाद कभी सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आया, गोपनीय स्थान पर रहता था, वो उसकी सटीक सूचना इजराइल को कैसे मिल गई। हिजबुल्लाह के पास अपना रेडियो स्टेशन है, हिजबुल्लाह के पास अपना सैटेलाइट संचालित टीवी स्टेशन है। दुनिया को कोई बात कहनी होती थी, कोई धमकी देनी होती थी, हिजबुल्लाह के लड़ाकों से कोई बात करनी होती थी, तो वो अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करता था और अपने टीवी और रेडियो के माध्यम से प्रसारित कर दिया करता था। तो सवाल यह है कि आखिर इजराइल ने कैसे ये पता लगा लिया कि हसन नसरुल्लाह यहाँ पर है। इस बारे में दोस्तों अलग थ्योरी है। एक अमेरिका का अखबार राइटर ये दावा करता है कि पिछले 3 महीने से हसन नसरुल्लाह इजराइल की पहुंच में था। उन्हें उसके हर पल पल की जानकारी थी कि वो कहाँ है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जाने वाला और क्या करने वाला। वो कहते हैं हमें जानकारी इजराइल डिफेंस फोर्सेज के कुछ अधिकारियों ने अपना नाम न छापने की शर्त पर दी। हालांकि कुछ सूत्र और दावा करते हैं। इन सूत्रों का दावा यह है कि ईरान का एक जासूस इजराइल की जासूसी करता था पिछले 20 साल से। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को पता लग गया कि ये ईरान का जासूस है। उन्होंने उसे गिरफ्तार नहीं करा, पकड़ा नहीं, मारा नहीं, उससे संपर्क स्थापित कर लिया और उससे कहा कि तुम इजराइल के बारे में छोटी मोटी सूचनाएं ईरान को देते रहो, हम तुम्हें ईरान से ज़्यादा मोटी तनख्वाह और ईरान से ज़्यादा बड़ा इनाम देंगे। तुम ईरानी सेना के उन कमांडरों के टच में रहो जो हिजबुल्लाह को नियंत्रित करते हैं। हमें हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए होती है। कहते हैं कि ईरान के उस जासूस ने पक्की सूचना इजराइल को दी। इजराइल की सेना के प्रवक्ता कर्नल नौशाद शोशानी ने एक बयान में बताया है कि हमारे पास पक्की सूचना थी कि हसन नसरुल्लाह कहाँ है, लेकिन इजराइल सरकार उसको इसलिए नहीं मार रही थी कि उसे मारने पर लड़ाई फैलेगी और दुनिया इजराइल पर दोषारोपण करेगी कि तुम्हारी वजह से लड़ाई फैल गई। हम ऐसा नहीं चाहते थे। हम सही समय का इंतजार कर रहे थे कि यदि हसन नसरुल्लाह हद पार करेगा तो हमला करेंगे। वो कहते हैं कि हमें ईरान के जासूस ने पक्की सूचना दी कि इजराइल के ऊपर घातक हमला होने वाला है। हसन नसरुल्लाह 12 कमांडरों के साथ एक रणनीति को अंतिम अंजाम देने वाला है और उसके होते ही इजराइल पर एक घातक हमला होगा। यह सूचना मिलते ही इजराइल ने तय किया कि अब हसन नसरुल्लाह को मार दिया जाए। इसी जासूस ने सूचना दी कि शुक्रवार को बंकर में बैठक होगी। बुधवार को इजराइल की कैबिनेट की मीटिंग होती है और उसमें तय हो जाता है कि शुक्रवार को यदि पक्की सूचना मिल गई तो हमला कर दिया जाएगा। इजरायली डिफेंस फोर्सेज की 2 टीमें बना दी गई। 8 लड़ाकू विमान एक जगह, 8 लड़ाकू विमान एक जगह। ये सब F-15 थे जो अमेरिका के बहुत उन्नत विमान है। इनमें 80 बमों को फिट कर दिया गया और एक मार्गदर्शक सिस्टम लगाया गया सब जहाज़ों में, जो आसमान में ये बताता कि इतनी ऊंचाई से बम गिरने पर जमीन के किस हिस्से पर बम गिरेगा। अब
शुक्रवार को ईरान का यह जासूस पक्की सूचना देता है कि हसन नसरुल्लाह चल दिया है बैठक के लिए। ईरान तैयार हो जाता है, अपनी सेनाओं को, दोनों टुकड़ियों को आदेश देता है कि किसी भी समय आपको उड़ने का आदेश दे दिया जाएगा। जासूस सूचना देता है कि मीटिंग शुरू हो गई। बंकर के अंदर हसन नसरुल्लाह पहुंच गए हैं। 12 कमांडर हैं, 8 कमांडर उनके नीचे वाले भी बैठे हुए हैं, 20 कमांडर बैठे हैं। हसन की लड़की जैनब भी उसी बंकर में मौजूद है और लड़ाकों ने उस कमरे को बंद कर लिया है जिस कमरे में मीटिंग चल रही है। इजराइल दोनों टुकड़ियों को उड़ा देता है। एक आम पायलट होते हैं टुकड़ी में जिनको रिजर्व में रखा जाता था। ये टुकड़ी 30 मिनट में बेरूत में पहुंच जाती है, उस इलाके में पहुंच जाती है जहां इसको पहुंचना था। इजराइल की कैबिनेट की मीटिंग होती है और बेंजामिन नेतन्याहू जो उस वक्त अमेरिका में होते हैं, उनसे सिर्फ इतना कहा जाता है कि दुश्मन हमारी पहुंच के अंदर है, आपकी इजाजत का इंतजार है। वो अपनी भाषा में हाँ कह देते हैं। लड़ाकू विमानों के जहाजों पायलटों को बताया गया था कि जैसे ही हिब्रू भाषा का हम एक अक्षर बोल देंगे, तुम समझ लेना कि यही बम गिरा देना। 30 मिनट के रास्ते में कहीं रॉकेट लॉन्चर या मिसाइल ने विमानों पर हमला नहीं करा। और जैसे ही दक्षिणी बेरूत के देहियाई इलाके में ये उस 14 मंजिला इमारत के ऊपर पहुंचे जिसके नीचे बंकर था, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने लड़ाकू विमानों को इशारा कर दिया एक हिब्रू अक्षर बोलकर, और उन्होंने 80 बम उस एक 14 मंजिला बिल्डिंग पर ही गिरा दिए। बताते 65 फीट लंबा चौड़ा एक गहरा गड्ढा हो गया और उसमें मौजूद सब लोग मारे गए। पूरे बेरूत में भूकंप जैसी स्थिति हो गई, सारी बिल्डिंगें हिलने लगी। इजराइल को जब पक्का हो गया कि अब इसके अंदर कोई जिंदा निश्चित रूप से नहीं बचा है, उसने अपने सूत्रों से कंफर्म कर लिया, तब जहाज वापस इजराइल आ गए। दोस्तों, इस तरीके से इजराइल ने इस बहुत खतरनाक अंजाम को अंजाम दिया। अब आता है सवाल प्रतिक्रिया का कि प्रतिक्रिया कैसे हुई हसन नसरुल्लाह के मारे जाने पर। भारत में लखनऊ शियाओं का केंद्र है, वहाँ विरोध हुआ। कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं तो सुन्नी और शिया दोनों ने, जहाँ पे जिस इलाके में शिया वोट थे वहाँ सुन्नियों ने भी शोक व्यक्त कर दिया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुन्नी राष्ट्र और सुन्नी मुसलमानों ने हसन नसरुल्लाह की हत्या का विरोध नहीं किया। उन्होंने बहुत सदी हुई प्रतिक्रिया व्यक्त करी। 6 देश हैं जिनमें इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था न्यू ऑर्डर, और ये 6 देश हैं जिनको था, इसमें एक था यूएई, एक था ओमान, एक था कतर, एक था कुवैत, एक था सऊदी अरब और एक था बहरीन, जिन्होंने बयान जारी करा कि हम लेबनान की संप्रभुता का सम्मान करते हैं और लेबनान में कोई ऐसा सशस्त्र बल नहीं होना चाहिए जो लेबनान के कानून से ऊपर हो। यानी कि इन्होंने हिजबुल्लाह की निंदा करी और हसन नसरुल्लाह की हत्या पर कोई टिप्पणी नहीं करी। बहरीन, जहां पर बहुसंख्यक आबादी शिया है लेकिन शासक सुन्नी है, उन्होंने उन शिया लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने हसन नसरुल्लाह की हत्या पर नाराजगी व्यक्त करी थी। मिस्र, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने और तुर्की ने भी ऐसी ही सदी हुई प्रतिक्रिया व्यक्त करी। इन्होंने हसन नसरुल्लाह की हत्या की निंदा नहीं करी। मैंने आपको कल ही बताया था कि अरब इलाके में सुन्नी मुसलमानों ने सड़कों पर जुलूस निकाले, खुशी मनाई, आतिशबाजी छोड़ी, क्योंकि अनेक सुन्नी मुसलमानों का कहना यह था कि यहूदियों ने हम पर इतना जुल्म नहीं ढाया जितना जुल्म हिजबुल्लाह ने हमारे ऊपर ढाया था। तो इस तरीके से
इजराइल को इस रूप में भी जीत मिली कि अरब देशों के सुन्नी शासकों ने और अरब देश के सुन्नी जनता ने इजराइल के हमले का विरोध नहीं किया, हसन नसरुल्लाह की हत्या का विरोध नहीं किया, बस लेबनान की प्रशंसा करी, फिर लेबनान की संप्रभुता के सम्मान की बात करी। यमन में भी सुन्नी सरकार है, हूथी इजराइल के खिलाफ भी लड़ रहे हैं और यमन की सरकार के खिलाफ भी लड़ रहा है। अब लड़ाई काफ़ी आगे पहुंच चुकी है। इस हत्या के बाद लेबनान और घातक हमले कर रहा है, लेबनान पे हूथियों पे भी हमले कर रहा है। यमन सरकार खुश है कि इजराइल हूथियों के कब्जे वाले इलाकों पे हमले कर रहा है और अच्छी बात है, हूथी विद्रोही कमज़ोर हो जाएंगे। तो इजराइल का मेरा कहना मतलब ये है कि जैसी उम्मीद थी इसके विपरीत इजराइल को पूरी दुनिया के ही आप मान सकते हो सुन्नी मुसलमानों का समर्थन मिला। यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत में भी मुझे कहीं सुन्नी मुसलमानों का विरोध नज़र नहीं आता। कश्मीर में मैंने पहले ही कह दिया कि चूंकि वहाँ चुनाव हो रहा है, या वैसे जैसे हरियाणा में चुनाव हो रहा है, तो जो जैसे मेवात का बहुल इलाका है तो वहाँ हो सकता है जहाँ पे मान लो कि सीट पर शिया वोट जाते हैं तो भाई वोट लेने का लालच सबको होता है, वहाँ सबने शोक व्यक्त कर दिया होगा। लेकिन एक तरीके से हसन नसरुल्लाह की इस मृत्यु पर मुसलमानों की प्रतिक्रिया भी शिया प्रतिक्रिया और सुन्नी प्रतिक्रिया में बढ़ गई। यह इजराइल की जीत है। और इन अधिकांश सुन्नी राष्ट्रों का कहना यह है कि हिजबुल्लाह की कमर टूटने से इस क्षेत्र को में कुछ शांति स्थापित होगी, शांति की नई राह दिखाई देगी और संघर्ष के हालात खत्म होंगे। हाँ, ईरान ने, सीरिया ने और दुनिया भर के जो भी शिया हैं, चाहे वो भारत के हों या कहीं के भी हों, उन्होंने गहरा दुख व्यक्त किया है, गहरा आक्रोश व्यक्त किया है, गहरी नाराजगी व्यक्त की है और इजराइल से बदला लेने की कस्में खाई है। बच्चों ने, बुजुर्गों ने, बड़ों ने, महिलाओं ने, सब ने हसन नसरुल्लाह की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ईरान ने 5 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया है और शायद ईरान, सीरिया की शिया सरकार ने भी राजकीय शोक व्यक्त किया है। और मैंने आपको बताया था कि सीरिया के उन इलाकों पर जिन पर सुन्नियों का नियंत्रण हो गया है, वहाँ पर सड़कों पर जुलूस निकले और वहाँ आतिशबाजी हुई और दुनिया के कई और देशों में आतिशबाजी हुई। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये कहानी है कि किस तरीके से इजराइल हसन नसरुल्लाह तक पहुँचा। कौन था वो जिसने सूचना दी, मैंने आपको बताया। फिलहाल वो ईरानी जासूस भी हो सकता है और वो जैसा कि एक अमेरिका का दावा कर रहा है अखबार, हो सकता है कोई और हो। लेकिन मोसाद की इस बात के लिए प्रशंसा करनी होगी, इजराइल की खुफिया एजेंसी की इस बात के लिए प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने इतनी सटीक सूचना प्राप्त करी। इजराइल की सेना की इस बात के लिए तारीफ करनी होगी कि उन्होंने इतने खतरनाक अंजाम में जरा सा भी 1 रुपए का भी नुकसान उठाए बिना पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे को और ऐसे हमले नहीं होंगे और दुनिया नई शांति पर होगी। सभी को मिल बैठकर आपस में शांति के साथ बातचीत करनी चाहिए और संघर्ष को समाप्त करने का रास्ता निकालना चाहिए। दोस्तों, आज की बात यहीं तक और आपसे फिर अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगे तो पसंद कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी बात पर, फिर किसी विषय पर बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।